हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का समावयवता के इस वन शॉट हिंदी मीडियम लेक्चर में। एंड आज के इस वीडियो में अपन आइसोमरिज्म या समावयवता वाला जो चैप्टर है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसकी कंप्लीट थ्योरी एंड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ट्राई करेंगे। एंड ये कोशिश करेंगे कि लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए इस वन शॉट लेक्चर में। एंड मेनली फोकस मेरा उन चीजों पर रहेगा जिससे नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। और अपन हर चीज को कंप्लीट करेंगे और डिटेल में हर चीज को समझेंगे कि कैसे अपन को आइसोमरिज्म है या नहीं है, किस टाइप का आइसोमरिज्म है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। अपन हर टाइप का जो आइसोमरिज्म है उसको आज के इस वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में अपन हर टाइप के आइसोमरिज्म की क्वेश्चन प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि नीट 2025 में पूछा जाने वाला आइसोमर से जो क्वेश्चन है वो अपना गलत ना हो और अपन उसको सही करके आए। ठीक है, तो 90% चांस है कि एक क्वेश्चन आपका आइसोमरिज्म से पूछा जाएगा और हो सकता है तो दो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो है यार वो थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले 15-15-15 तीनों से आते थे, बट अब क्या है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर, फिजिकल के चैप्टर थोड़े से कम हो गए। तो ऑर्गेनिक में ये जो बाकी के जो चैप्टर बचे हुए उनका वेटेज बढ़ गया है, तो आइसोमर से एक से दो क्वेश्चन आने के चांस हैं। और अपन कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद एक शीट है क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर और अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनको प्रैक्टिस कर लोगे आप। और इस नोट्स को भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो उनको रिवाइज कर लोगे तो आसानी से आपसे वो क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आप सबके लिए लास्ट तक नीट 2025 के दिन तक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। इस क्लास के नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए शीट दोनों ही उस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं समावयवता का टॉपिक। आइए बिल्कुल शानदार तरीके से इस समावयवता को खत्म करते हैं। क्या होती है भाई समावयवता? आइसोमरिज्म कुछ नहीं है भाई, समान हो पर अलग दिखे, वही आइसोमरिज्म है। अलग अलग टाइप के आइसोमर के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है, समावयवियों के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है, बट इन जनरल अपन समझे तो जो हो सेम बट दिखे कुछ अलग, वही तो समावयवता है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट कुछ ना कुछ उसमें अंतर हो, उसकी चेन जो है वो अलग हो, उसकी श्रृंखला अलग हो, उसमें क्रियात्मक समूह अलग हो। वो जो समावयवी होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे जिनको अपन पढ़ेंगे, बट एक चीज सेम होनी चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला सभी समावयवी, सभी प्रकार के समावयवियों में सेम होना चाहिए। तो देखते हैं समावयवता को दो प्रकार में बांटा जाता है, संरचनात्मक समावयवी और त्रिविम समावयवी। संरचनात्मक समावयवी को फर्दर और अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है, जिसमें श्रृंखला समावयवी, स्थिति समावयवी, क्रियात्मक समूह समावयवी, मध्यावयवता और चलावयवता। और फिर आती है त्रिविम समावयवता में प्रकाशिक समावयवी और ज्यामितीय समावयवी। अब देखो इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर एक दूसरा होता है टॉपिक, जिसको अपन इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उसके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चलावयवता वाला जो टॉपिक है वो अपन रेजोनेंस के साथ पढ़ेंगे। जब अपन जीओसी को वन शॉट में कवर करेंगे तो रेजोनेंस के साथ अपन चलावयवता को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में चलावयवता को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चलावयवता समझने के लिए रेजोनेंस आना जरूरी है, जो अभी अपन को नहीं आता है। दूसरी चीज कि आइसोमरिज्म जो है उससे पहले अपन को आईयूपीएससी पढ़ना चाहिए था, बट आईयूपीएससी बहुत जनरल है यार। आप 10th 11th 12th में आईयूपीएससी पढ़ते हो और आपको बेसिक आईयूपीएससी ऑर्गेनिक पढ़ने जितनी आती है। और अगर अपन लास्ट में जब ऑर्गेनिक खत्म होगी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एडवांस लेवल की अपन आईयूपीएससी पढ़ेंगे, कि एडवांस लेवल पे अगर आईयूपीएससी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कैसा पूछा जा सकता है, वो वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। बट स्टार्ट अपन आइसोमर से कर रहे हैं क्योंकि अपन के पास टाइम बहुत कम है और 15 दिन में अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी खत्म करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं श्रृंखला समावयवता। आइए जानते हैं भाई श्रृंखला समावयवता क्या होती है। थोड़ी बहुत इंग्लिश चलेगी बीच में, जिसको कहते हैं चेन आइसोमर। व्हाट डू यू मीन बाय चेन आइसोमर? नाम से ही क्लियर है सर, श्रृंखला समावयवी का मतलब कुछ अलग होना चाहिए। क्या अलग होना चाहिए? श्रृंखला समावयवियों में क्या अलग होना चाहिए? श्रृंखला अलग होनी चाहिए, मतलब अलग अलग पीसीसी, प्राथमिक कार्बन श्रृंखला या साइड चेन। मतलब कोई कंपाउंड, उसमें दो चीजें होती है। पहला, एक तो प्राथमिक कार्बन श्रृंखला या पीसीसी, और दूसरा पीसीसी के अलावा जो प्रतिस्थापी बच गए या फिर साइड चेन बच गई, वो दो। तो अगर साइड चेन में डिफरेंस हो या फिर पीसीसी में डिफरेंस हो, किसी में भी डिफरेंस हो या कोई भी अलग अलग हो, तो ऐसे समावयवियों को अपन क्या कहेंगे? श्रृंखला समावयवी। ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि हर श्रृंखला समावयवी में प्राथमिक कार्बन श्रृंखला ही अलग हो सकता है कि जो साइड चेन है वो भी अलग हो सकती है। तो दोनों ही चीजें जब अलग हो जाएंगी या दोनों में से कोई एक भी अलग होगा तो ऐसे समावयवियों को अपन क्या कहेंगे? श्रृंखला समावयवी। ऑर्गेनिक पूरा प्रैक्टिस का खेल है, डेफिनेशन से आधा समझ में आएगा,
पूरा अगर कंठस्थ करना है, अपनी मुट्ठी में करना है टॉपिक, तो प्रैक्टिस जरूरी है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एक ब्यूटेन आपके सामने बनाया गया जिसमें 4 कार्बन, हाइड्रोजन की वैलेंसी आप पूरी करना, सब मैं ही थोड़ी करूंगा भाई। और एक है जिसमें बनाया गया है कार्बन 4 ही है, हाइड्रोजन भी सेम ही होंगे जब आप वैलेंसी पूरी करके देखोगे तो। बट मोलिकुलर फॉर्मूला तो इसमें क्या है, सेम है सर, बट अलग कुछ दिख रहा है, दिख रहा है सर। इसमें जो पीसीसी है वो कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, और इसमें पीसीसी है वो कितने कार्बन की है सर, 3 कार्बन की। तो अगर पीसीसी में चेंज हो या साइड कार्बन, दोनों में से किसी में भी चेंज हो, तो ऐसे समावयवी क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समावयवी। ये दोनों क्या है, श्रृंखला समावयवी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें पहला वाला जो है उसमें 4 कार्बन की क्या है, पीसीसी, और दूसरे वाले में कितने कार्बन की पीसीसी है, 3 कार्बन की पीसीसी है सर। तो ये दोनों भी क्या है, चेन आइसोमर है। एक और एग्जांपल देखो, इसमें देखो 1 2 3 4 और 5 पीसीसी, इसमें कितने कार्बन की है सर, 5 कार्बन की है। इसमें 1 2 3 4 और 5, इसमें भी सर जो पीसीसी है वो कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। तो ये दोनों तो सर श्रृंखला समावयवी नहीं हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक जब पीसीसी सेम हो तो एक और चीज जरूर देख लेना, साइड चेन। क्या साइड चेन जो प्रतिस्थापी है उनके अंदर कार्बन में या चेन में कोई अंतर है तो भी वो श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे। इसमें देखो ये रही अपनी साइड चेन 1 और 2 कार्बन की, तो इसमें साइड चेन जो है वो कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की। वही अगर तुम यहां देखोगे तो एक एक कार्बन की 2 साइड चेन है, तो साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। मतलब साइड चेन अलग हो गई, तो ये कैसे समावयवी हो गए, श्रृंखला समावयवी। तो बात क्लियर है, या तो पीसीसी अलग होगी या फिर साइड चेन अलग होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि और क्लियर होगा अपना। इसमें पीसीसी ये है ऐसा मान लिया, तो ये पीसीसी हो गया सर। पीसीसी ये है तो इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसमें भी पीसीसी ये है, उसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन। सर पीसीसी फिर सेम है, तो क्या ये श्रृंखला समावयवी नहीं होंगे, हो सकते हैं। चेक करो, क्या चेक करें सर, साइड कार्बन चेक करो। इसमें साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। इसमें एक जगह पर तो 2 कार्बन है, एक जगह पर 1 कार्बन है, तो 2 और 1 मतलब साइड चेन क्या है, साइड चेन जो है अपनी वो डिफरेंट है, और साइड चेन डिफरेंट है, तो ये कैसे आइसोमर हो जाएंगे, कैसे समावयवी हो जाएंगे, श्रृंखला समावयवी या चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर है या नहीं वो पता लगाने का सीधा फंडा है, या तो पीसीसी या फिर प्राथमिक कार्बन श्रृंखला में कार्बन के नंबर अलग होंगे, या फिर साइड चेन में कार्बन के नंबर अलग होंगे। बहुत आसान सा मामला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्थिति समावयवी। स्थिति समावयवी क्या होता है, क्रियात्मक समूह बहुबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या फिर प्रतिस्थापी की अलग अलग स्थिति हो और समान पीसीसी हो। तो 2 कंडीशन है भाई, पीसीसी सेम हो, अगर पीसीसी अलग हो गई तो क्या हो जाएगा, श्रृंखला समावयवी। बट अगर पीसीसी सेम हो बट क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी की स्थिति में अंतर आ जाए, तो ऐसे समावयवियों को क्या कहते हैं, ऐसे समावयवियों को सर स्थिति समावयवी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो अपने पास पहला एग्जाम्पल है, पीसीसी कितने कार्बन की है सर, 3 कार्बन की। इसमें भी कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। और तो क्या ये श्रृंखला समावयवी है, नहीं है। पीसीसी सेम हो बट पोजीशन ऑफ क्लोरीन यहां पर कितने नंबर पे था, 1 नंबर पर, यहां कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो पोजीशन चेंज है, तो ये कैसे आइसोमर हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। बहुत आसान मामला। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में जो पीसीसी है वो यहां भी 3 कार्बन की है और यहां भी कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, ठीक है। तो श्रृंखला समावयवी हो नहीं सकते। बट अगर पीसीसी सेम हो बट अगर प्रतिस्थापी जो दे रखा है उसकी जो स्थिति है वो अलग अलग हो, तो ऐसे समावयवियों को अपन क्या कह देंगे, पोजीशन आइसोमर। यहां पर ब्रोमीन 1 नंबर पर है, यहां पर ब्रोमीन 2 नंबर पर है। एक और एग्जांपल देखो, बात कर ली अपन ने प्रतिस्थापी की, अब एक एग्जांपल देखते हैं बहुबंध का। तो यहां पर भी पीसीसी 4 कार्बन की है सर, यहां भी कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। सर यहां तो प्रतिस्थापी नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है मतलब तो सर चेंज होगी नहीं उसकी पोजीशन, तो पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकता है। नहीं भाई, देखो इस डबल बॉन्ड को, क्या इस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ डबल बॉन्ड के पास 1 नंबर था, यहाँ डबल बॉन्ड के पास 2 नंबर है, तो ऐसे समावयवियों को अपन क्या कह देंगे सर, पोजीशन आइसोमर कह देंगे। तो पोजीशन आइसोमर जो है वो बहुत ही आसान है। बट एक फेमस क्वेश्चन जो पोजीशन आइसोमर पे बार बार पूछा जाता है वो ये है, पोजीशन आइसोमर ऑफ सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। मतलब जब बेंजीन है उसका कोई सब्सटीट्यूट बनेगा तो उसके कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे, ये पूछा जाता है। जैसे कि एक प्रतिस्थापी का मतलब है कि बेंजीन में केवल एक और प्रतिस्थापी आके जुड़ जाए। जैसे कि मैंने मान लिया क्लोरीन, तो इसके कितने और समावयवी बन सकते हैं, तो इसका कोई समावयवी नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता है सर, आप क्लोरीन को यहां बना दो, आपने यहां बनाया तो इसको क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहां बनाया तो
तो इसको भी वापस एक ही नंबर देंगे, 1-क्लोरोबेंजीन। तो आईयूपीएसी नाम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब समावयवी भी नहीं है ये। आज समावयवियों का आईयूपीएसी नाम हमेशा अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। सेम आईयूपीएसी नाम वाले कभी भी समावयवी नहीं होते। द्विप्रतिस्थापी के लिए, द्विप्रतिस्थापी का मतलब है कि बेंजीन दो प्रतिस्थापी जोड़ेगा अपने से, ठीक है। तो उसके लिए कितने हो सकते हैं अपन बना के देखते हैं सर। पहला मैंने बना लिया इसको, दूसरा मैंने बना लिया कुछ ऐसा, और तीसरा मैंने बना लिया कुछ ऐसा। इसको मैं कह दूंगा 1 2 पे क्या है, प्रतिस्थापी है। यहां पर 1 3 पर है और यहां पर 1 4 पर है। सर और बन सकता है चौथा, बना के बताओ। ये बना दिया सर। यहां पर कौन से नंबर पर है, 1 5? नहीं भाई 1 5 नहीं, जब वो इस साइड आ गया तब नंबरिंग इस साइड से होगी, 1 2 और 3, तो वापस 1 और 3 पर हो गया। 1 और 3 पर तो पहले बना दिया है, मतलब ये चौथा पॉसिबल नहीं है। मतलब द्विप्रतिस्थापी के लिए कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं सर। आइए देखते हैं त्रिप्रतिस्थापी के लिए कितने बनेंगे। 3 के लिए भी ध्यान रखना कितने बनते हैं, 3। बना के बताओ सर। 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अगर लगता है कि एक और बन सकता है चौथा, तो बना के देखना, और इनका जो नाम है वो करके देखना। नाम अगर सेम हो गया मतलब वो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं एक और छोटा सा टाइप है रिंग चेन आइसोमर, मतलब चक्रीय श्रृंखला समावयवी। टाइप ऑफ चेन आइसोमर, श्रृंखला समावयवी का ही प्रकार है, बट अलग से पढ़ते हैं, जिसमें इसका मतलब ये है रिंग चेन से ही क्लियर है कि एक तो रिंग हो और एक चेन हो, जिसमें कार्बन सेम हो, बट कोई अगर श्रृंखला है वो अगर चक्रीय रूप धारण कर ले तो ऐसे को अपन क्या कहते हैं, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। तो आसान सा है, नॉट इंपॉर्टेंट, बट ध्यान रखना। क्रियात्मक समूह समावयवी नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या सब कुछ सेम हो सर, बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। अब फंक्शनल ग्रुप कैसे अलग अलग होंगे, पर एक शर्त ध्यान रखना, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एक में तुम फंक्शनल ग्रुप साइनाइड रख दो, दूसरे में तुम फंक्शनल ग्रुप क्या रख दो, एल्डिहाइड रख दो। ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका अलग हो गया, क्या वो समावयवी है, नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे तो सर फंक्शनल ग्रुप बहुत कम है, तो बस अपन को यही याद रखना है, जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है वही बताएंगे। तो कौन सा है, पहला देखो, ये क्या दिख रहा है भाई तुमको, सर ये हमको इथर दिख रहा है। दूसरा वाला क्या दिख रहा है, सर एल्कोहल दिख रहा है। तो एल्कोहल और इथर दोनों क्या दिखाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक और सेकंड एग्जांपल देखो, सर ये क्या है, सर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। और ये क्या है, सर कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन भी क्या बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक और एग्जांपल, सर ये क्या है, क्या है बताओ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये क्या है बताओ तुम, कमेंट करके बताना कि ये वाला क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये जो भी हो एक्स, वो दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। देख के बताना ये क्या है, एस्टर, एनाइड्राइड, जो भी होगा तुम बताना देख के, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप बहुत आसान है, एल्डिहाइड, कीटोन, इथर और एल्कोहल। और एक और एग्जांपल है जो मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा, जो तुमको कमेंट करके बताना है, जो सही बताएगा उसका कमेंट लाइक होगा, ठीक है। बाकी सही आंसर अगर तुम जाते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बता दूंगा, बट अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा होमवर्क तुमको भी देते हैं। नेक्स्ट है मध्यावयवता या मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या कहलाता है सर, मेटामरिज्म भी सीधी सी बात है, जैसे कुछ समूह ही फंक्शनल ग्रुप बताते हैं, वैसे कुछ ही जो समूह होते हैं वो क्या बताते हैं, मध्यावयवता। केवल द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसकी 2 संयोजकता फ्री रहती हो या 3 संयोजकता फ्री रहते हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप ही क्या बताते हैं, मध्यावयवता। तो ऐसे क्या है, जब फंक्शनल ग्रुप की संयोजकता में अलग अलग एल्काइल समूह जुड़े हो, मतलब कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके 2 या 3 संयोजकता फ्री है, जब उन 2 या 3 संयोजकताओं में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे तो ऐसो को अपन क्या कहेंगे, मध्यावयवी। जैसे पहले अपन देखते कौन कौन मध्यावयवता दिखाएगा, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पहला है इथर, इथर के पास 2 संयोजकता फ्री है, दोनों में अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़कर वो बता सकता है मध्यावयवता। फिर है थायो ग्रुप, फिर है एनएच ग्रुप, फिर है एमाइड ग्रुप, फिर है एस्टर, फिर है एन के साथ 3 बॉन्ड जुड़े हुए, तो इस तरह ही एनहाइड्राइड है। तो एक एग्जांपल देकर समझाओ सर, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ऑक्सीजन है, यहां पर मैंने जोड़ दिया C3H7 और यहां मैंने जोड़ दिया C2H5, तो इसका आइसोमर क्या बनेगा, तो सर ये बना दो आप, CH3 ऑक्सीजन और C4H9। तो देखो भाई, बीच वाला जो ग्रुप है ऑक्सीजन वो सेम है, बट इससे जुड़ने वाले जब एल्काइल ग्रुप आपस में चेंज हुआ करे, एंड दोनों के चेंज होने के कारण क्या हो, दोनों चेंज हो सर, बट क्या हो जाए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए,
तो ऐसो को अपन क्या कहेंगे, मेटामर्स या फिर मध्यावयवी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, 1 मेथॉक्सीप्रोपेन व 1 एथॉक्सीप्रोपेन है। अगर 1 मेथॉक्सीप्रोपेन और 1 एथॉक्सीप्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाऊं मैं तो कैसे बनेंगे, कार्बन 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 ऑक्सीजन और CH3, मेथॉक्सीप्रोपेन। और एथॉक्सीप्रोपेन कैसे बनेगा, सॉरी एथॉक्सी एथेन, 1 2 O CH3 CH3, ये बन गया एथॉक्सी और ये बन गया मेथॉक्सीप्रोपेन। तो ये दोनों क्या है, देखना भाई क्या है ये दोनों। सर सीधी बात है, ऑक्सीजन है, बट इसके इस साइड क्या है, 3 कार्बन है, इस साइड 1 कार्बन है। ये ऑक्सीजन है, इस साइड 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है। तो ये दोनों क्या है, मेटामर है। क्वेश्चन नीट और जेई दोनों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, मेटामर है। तो आंसर हो गया मेटामर। बट क्या बात यही समाप्त होती है, नहीं भाई, बात यही खत्म नहीं होती है। ये क्वेश्चन कुछ बताने के लिए तुमको यहाँ दिया गया है, वो ये है कि जो मेटामर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, चेन आइसोमर होते हैं। मतलब इसमें पीसीसी कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। इसमें पीसीसी कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की। तो पीसीसी चेंज हो रही है, मतलब ये कैसे हो गए, चेन आइसोमर हो गए सर। ठीक है सर, मान लिया चेन आइसोमर हो गए। तो एक और बात इंटरेस्टिंग बताऊं मैं, मेटामर चेन आइसोमर तो होते ही है, साथ में पोजीशन आइसोमर भी होते हैं। कैसे, यहां पर ऑक्सीजन किस पोजीशन पर है, 3 नंबर कार्बन की पोजीशन पर, यहां 2 नंबर कार्बन की पोजीशन पर। तो क्या ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, नहीं है। मतलब कि एक स्टेटमेंट में बोलना चाहूंगा कि मेटामर जो होते हैं वो चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर भी होते हैं। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है सर। जो चेन आइसोमर होते हैं और पोजीशन आइसोमर होते हैं वो भी मेटामर होते ही है। ठीक है, मतलब कि सॉरी उल्टा बोल दिया, जो मेटामर होते हैं वही चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर भी होते हैं। तो यहां अपन ने सर चेन और पोजीशन पे टिक क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां अंतर आता है प्रायोरिटी ऑर्डर का। प्रायोरिटी ऑर्डर ये कहता है कि मेटामर सबसे आगे, देन पोजीशन आइसोमर, देन चेन आइसोमर। इस तरह का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। तो अगर जब एक या एक से ज्यादा प्रकार के समावेवी दिख रहे हो तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर को यूज कर अपन को टिक करना अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन पहुंच जाते हैं ज्यामितीय समावेविता पे। संरचनात्मक समावेवी अपन ने खत्म कर दिया है। हो सकता अगर 2 क्वेश्चन आए तो एक संरचनात्मक से एक त्रिविम से पूछा जाएगा। तो संरचनात्मक से अगर पूछा जाएगा तो इतनी चीजें हैं जिनसे पूछा जा सकता है। कुछ नहीं करेगा, 2 कंपाउंड लिख के देगा और पूछेगा ये दोनों किस टाइप के समावेवी है। 90% अब तक यही क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइप ऑफ आइसोमर। तो आप आसानी से पहचान लोगे, जब पीसीसी अलग है या फिर साइड चेन अलग है तो श्रृंखला समावेवी, जब पोजीशन अलग है डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप या फिर प्रतिस्थापी तो क्या हो जाएगा, स्थिति समावेवी। उसके बाद दूसरा अपन ने रिंग चेन पढ़ा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फंक्शनल ग्रुप, जब फंक्शनल ग्रुप अलग हो बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो ऐसो को अपन क्या कह देंगे, फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह समावेवी। उसके बाद अपन ने पढ़ा मध्यावयवी। मध्यावयवी में क्या होता है कि बीच में एक कोई फंक्शनल ग्रुप होता है और उसकी जो 2 वैलेंसी फ्री है उसमें कार्बन के नंबर में चेंज होता जाए तो ऐसो को अपन क्या कह देंगे, मध्यावयवी। इस तरह से संरचनात्मक समावेवी समाप्त होता है। आगे चलते हैं अपन ज्यामितीय समावेविता। चलिए तो जानते हैं ज्यामितीय समावेवी होते क्या है। ज्यामितीय समावेवी मतलब जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और संरचना दोनों ही कैसी हो, सेम हो। अब तक अपन स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ रहे थे तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सर क्या होता था, सेम होता था। बट क्या स्ट्रक्चर या संरचना जो थी वो सेम होती थी, बिल्कुल नहीं। बट त्रिविम समावेवी या ज्यामितीय समावेवी में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा और संरचना भी सेम होगी। तो अलग क्या होगा सर, ओरिएंटेशन। क्या मतलब है, अब ये अपन एग्जाम्पल करेंगे तब देखेंगे। बट मैक्सिमम क्वेश्चन फिर यही पूछा जाएगा क्या कि क्या यह कंपाउंड, आपको एक कंपाउंड बना के देंगे, एक यौगिक बना कर देंगे, वो जीआई प्रदर्शित करता है या नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, पहले अपन देखेंगे कि कोई कंपाउंड जीआई बताता है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि उसका नामकरण कैसे होता है। तो देखो कुछ 3 कंडीशन है, अगर वो 3 कंडीशन फॉलो होती है तो वो जीआई शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तीनों फॉलो होना जरूरी है। पहला प्रतिबंधित घूर्णन, मतलब अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हो तो इन दोनों के बीच में जो घूर्णन है वो नहीं होना चाहिए। घूर्णन कब नहीं होगा, जब पाई बॉन्ड हो उन 2 कार्बन के बीच में, या फिर चक्रीय यौगिक हो, या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब त्रिविमीय बाधा बहुत ज्यादा हो, तब क्या होगा, प्रतिबंधित घूर्णन होगा। और इसी कंडीशन में जीआई होगा। अगर 2 कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो उस सिंगल बॉन्ड में घूर्णन होता जाएगा, और घूर्णन होगा तो प्रतिबंधित घूर्णन नहीं हो पाएगा, जिस कारण से क्या होगा, वो त्रिविम समावेवी नहीं दिखा पाएंगे। तो पहली कंडीशन है घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। अपन एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरा है 2 अलग अलग समूह प्रतिबंधित तत्व से जुड़े होने चाहिए, मतलब एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और ये उनके बीच का प्रतिबंधित घूर्णन है, ये डबल बॉन्ड ऐसा मान लो प्रतिबंधित घूर्णन है। तो इस कार्बन की जो 2 वैलेंसी तो डबल बॉन्ड से पूरी हो गई, और जो 2 बची है, एक ऊपर एक नीचे, उन दोनों पर अलग अलग तत्व जुड़े होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी क्या
कि समान तल में होना चाहिए, मतलब उनका प्लेन जो है वो सेम होना चाहिए। अपन ये जो दूसरी वाली कंडीशन है उसको और तीसरी वाली कंडीशन को भी आगे समझेंगे डिटेल में। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट जीआई, मतलब कौन जीआई बताएगा। तो देखते हैं अपन, इसको देखो, दो कार्बन है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब अपनी पहली कंडीशन जो है प्रतिबंधित घूर्णन, क्या वो पूरी होती है, होती है सर। डबल बॉन्ड चक्रीय यौगिक या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस तीनों में होगी, तो पहली कंडीशन पूरी होती है। दूसरी कंडीशन चेक करो, दूसरी कंडीशन क्या, कि जो प्रतिबंधित एटम है, मतलब ये दोनों कार्बन, इनकी दोनों वैलेंसी अलग अलग जुड़ी होनी चाहिए, मतलब कि इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, और इधर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक CH3, मतलब दोनों अलग अलग है, एक हाइड्रोजन एक CH3 है, तो दूसरी कंडीशन भी अपनी पूरी है। तीसरी देखो, क्या प्लेन सेम है। प्लेन कैसे चेक करते हैं, प्लेन चेक करते हैं कुछ इस तरह से, इस बॉन्ड को मैं अगर दे रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इस बॉन्ड को मेरे को देना पड़ेगा वर्टिकल प्लेन, और इसको वापस कौन सा देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो टर्मिनल एंड है, जो बाहरी सिरे हैं, उन दोनों का प्लेन सेम होना चाहिए। तो यहां भी हॉरिजॉन्टल है, यहां भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब प्लेन या फिर तल जो है वो समान है, मतलब तीसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो ये क्या है, जीआई शो करेगा। एक और एग्जांपल देखो, पहला, क्या प्रतिबंधित घूर्णन है, जी सर, डबल बॉन्ड प्रतिबंधित घूर्णन है, पहली कंडीशन पूरी है। दूसरी कंडीशन, जो दो एटम प्रतिबंधित घूर्णन वाले उनके साथ अलग अलग जुड़े हुए हैं, हाँ सर, हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन CH3, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी है। तीसरी कंडीशन, तो प्लेन चेक करना है, इसको मैंने दे दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको दे दिया मैंने वर्टिकल प्लेन, इसको फिर दे दिया मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसको फिर दे दिया मैंने वर्टिकल प्लेन। तो इस साइड वाला तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस साइड वाला वर्टिकल प्लेन है, तो क्या प्लेन सेम है, नहीं है सर, सेम नहीं है, मतलब तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, और एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हो तो वो जीआई शो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखो, क्या प्रतिबंधित घूर्णन है, सर डबल बॉन्ड तो दिख ही नहीं रही है, बट क्या बीच में चक्रीय यौगिक दिख रहे हैं, अगर चक्रीय यौगिक भी दिखे तो घूर्णन नहीं हो पाएगा। तो पहली कंडीशन सर फुलफिल हो रही है, प्रतिबंधित घूर्णन है। दूसरी कंडीशन देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, सर दोनों जगह अलग अलग है, दूसरी कंडीशन भी पूरी। प्लेन चेक करो, तो इसको मैंने दे दिया हॉरिजॉन्टल, इस पूरी रिंग को मैंने दे दिया वर्टिकल। एक रिंग डबल बॉन्ड की तरह ही होती है, तो डबल बॉन्ड को आप अगर एक प्लेन मान रहे हो तो रिंग को भी एक ही मानना है। इसको मैंने फिर दे दिया हॉरिजॉन्टल और इसको मैंने फिर मान लिया वर्टिकल। तो इस ओर तो क्या था, हॉरिजॉन्टल, और इस ओर क्या है, वर्टिकल, मतलब तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। क्या ये जीआई शो करेगा, सर नहीं करेगा। और एग्जांपल देखो, देखो डबल बॉन्ड और रिंग दोनों को तुम एक मान सकते हो, अगर कोई रिंग दे रखी है तो उसको तुम एक डबल बॉन्ड मान लो, तो तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्या प्रतिबंधित घूर्णन है, बिल्कुल सर, बीच में डबल बॉन्ड और रिंग है, प्रतिबंधित घूर्णन है। प्रतिबंधित घूर्णन वाले जो दो कार्बन है उनके साथ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए दोनों के साथ, हाँ इसमें Br CH3, इसमें भी Cl और हाइड्रोजन, तो अलग अलग जुड़े हुए, ठीक है सर, दो कंडीशन है, पहली और दूसरी पूरी हो रही है। तीसरी देखो, इस प्लेन को मैंने बोल दिया हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने बोल दिया वर्टिकल, इसको मैंने फिर बोल दिया हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने फिर बोल दिया वर्टिकल, और इसको मैंने फिर बोल दिया हॉरिजॉन्टल। तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तीसरी भी पूरी हो रही है, जीआई शो करेंगे। आइए देखते हैं अपन पांचवा एग्जांपल, जो थोड़े से एडवांस लेवल का है बट जानना जरूरी है। ये दो कार्बन है, क्या इनके बीच में घूर्णन प्रतिबंधित है, पहली कंडीशन देखना, बिल्कुल प्रतिबंधित है। कैसे सर, ना तो डबल बॉन्ड है ना रिंग है, बट देखो उनके साथ में जुड़े हुए जो कार्बन है, जो रिंग है दो, वो बड़ी बड़ी है। जब बड़ी बड़ी रिंग या फिर बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हो तो ऐसे में हिंड्रेंस काम आता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण वो रोटेशन नहीं हो पाता है, इस कारण से पहली कंडीशन फिल हो रही है। दूसरी सर, दूसरी क्या है, अलग अलग जुड़े होने चाहिए, इधर CH3 है, इधर NH2 है, इधर NO2 है, इधर CH3 है, तो अलग अलग है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। तीसरी हॉरिजॉन्टल, बीच वाला वर्टिकल, और ये भी हॉरिजॉन्टल, तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, ये जीआई शो करेगा। और ये क्वेश्चन पहले नीट में शायद 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इस तरह से नाम से भी पूछा जा सकता है, ब्यूटूइन। ब्यूटूइन को अगर मैं बनाऊं तो 1 2 3 और 4 ब्यूट बना दिया। अब टू इन मतलब दूसरे नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, मैंने बना दिया। अब मैं इसको कुछ इस तरह से बना लेता हूं, एक जगह मैं जोड़ देता हूं CH3, एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह CH3, एक जगह हाइड्रोजन। देखो भाई, ब्यूट टू इन इस तरह से दिखेगा। क्या ये पूरा करेगा, कमेंट करके बताओ। बिल्कुल करेगा, घूर्णन भी नहीं हो रहा है, दूसरा अलग अलग ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, और होरी वर्टी होरी, तो तीनों कंडीशन है पूरी है, और जीआई शो करेगा। तुम्हारा होमवर्क है ब्यूट 1 इन को पता लगा क्या आना, ठीक है, क्या ब्यूट 1 इन करेगा या नहीं, कमेंट करके बताना आप आंसर। आठवां एग्जाम्पल है रिंग वाला। अगर जब भी रिंग आए तो ध्यान रखना, अगर रिंग की कोई भी दो वैलेंसी है वो अलग अलग है, मतलब देखो कोई भी दो वैलेंसी है जिसके ऊपर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो, तो वो जीआई शो करेगा। मतलब ये रिंग है जिसके कोई भी दो प्रतिस्थापी या दो वैलेंसी पर प्रतिस्थापी जुड़े हो, सेम हो या अलग, उससे मतलब नहीं है, बट अगर जुड़े हुए हो तो वो जीआई शो करेगा।
दूसरा देखो ये रिंग है और उसकी कोई भी दो वैलेंसी है, उन दोनों वैलेंसियों पर अगर कोई भी प्रतिस्थापी सेम हो या अलग जुड़े हुए हो तो ये जीआई शो करेगा। फिर ये रिंग है, इसके कोई भी दो प्रतिस्थापी अलग अलग हो तो ये जीआई शो करेगा। आसान सी बात है, रिंग में तो और भी। ठीक है, अब अपन ने पढ़ लिया क्या जीआई शो करेगा या नहीं। अब अपन पढ़ेंगे नामकरण कैसे करें। अगर जीआई शो होता है तो नामकरण की दो पद्धतियां मुख्य रूप से पढ़ी जाती हैं, सिस ट्रांस और इजेड। तो पहले अपन पढ़ते हैं सिस ट्रांस। तो सिस ट्रांस तुम जानते हो आसानी से, अगर सेम टाइप के जो ग्रुप है वो सेम साइड हो तो सिस और अलग साइड हो तो ट्रांस। तो यहाँ पर क्या है, सेम क्या है, ये CH3 और CH3 सेम साइड है तो सेम साइड वालों को क्या कहते हैं, सिस कहते हैं सर। और जब अलग अलग साइड हो तो क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। आसान सी बात है। नेक्स्ट बहुत फेमस एग्जांपल जो बार बार पूछा जाता है, फ्यूमरिक एसिड एंड मेलिक एसिड। तो ध्यान रखना, फ्यूमरिक एसिड और मेलिक एसिड कौन सी समावयवता शो करते हैं, तो सर जीआई शो करते हैं। जीआई क्यों शो करते हैं, जो फ्यूमरिक एसिड और मेलिक एसिड है दोनों का फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम होती है, बट एक में दोनों COOH अलग अलग साइड होते हैं और एक में सेम साइड होते हैं। किसमें अलग अलग साइड होते हैं, फ्यूमरिक एसिड में अलग अलग साइड और मेलिक एसिड में सेम साइड। तो फ्यूमरिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ ट्रांस एंड मेलिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ सिस। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं इजेड। इजेड में अपन को पहले जो कंपाउंड दे रखा है उसमें प्रतिबंधित जो कार्बन है उसके साथ जुड़े हुए जो दोनों ग्रुप है उनका पहले अपन को प्रायोरिटी देनी होगी। फिर अगर सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड है तो क्या बोल देंगे, जेड, और अलग साइड है तो ई। मतलब सेम साइड अगर सेम प्रायोरिटी आ जाए तो ई और डिफरेंट साइड आ जाए तो जेड। बट प्रायोरिटी कैसे देंगे देखना। प्रायोरिटी रूल ये कहता है, पहला रूल, कि परमाणु क्रमांक के समानुपाती। मतलब जिसका परमाणु क्रमांक दोनों में से ज्यादा होगा उसको अपन ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा नंबर देंगे। मतलब कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में से किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, सर क्लोरीन का ज्यादा है, तो इसको मैंने दे दिया प्रायोरिटी नंबर 1 और इसको दे दिया 2। H2O और H2O और N2H, तो देखना सॉरी NH2, तो NH2 और H2O दोनों में से किसको देखेंगे, तो देखना एक बात ध्यान रखना कि डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है उस एटम को देखना। यहाँ डायरेक्टली नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसको अपन ज्यादा नंबर देंगे, प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को 1 नंबर, नाइट्रोजन को 2। जब सेम प्रायोरिटी सेम साइड हो तो एसओ को अपन क्या कहते हैं, सर जेड कहते हैं। तो ये कैसा है, जेड है। नेक्स्ट, जब डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन में समस्थानिक आ जाए तो क्या करेंगे, तो प्रायोरिटी अपन किसके अकॉर्डिंग देंगे, मास के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है, 1-1 है। अगर परमाणु क्रमांक सेम है तो मास देखो, मास किसका ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का, तो ड्यूटेरियम को 1 नंबर, हाइड्रोजन को 2 नंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉरी CH3 नहीं है, यहाँ पर CH3 और दूसरा मैं लिख लेता हूँ H2O। अरे यार वेट, दूसरा मैं लिख देता हूँ H2O। तो H2O और CH3 में देखोगे तो ऑक्सीजन को 1 नंबर और CH3 को 2 नंबर, तो सेम ग्रुप सेम साइड, तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगा, Z बोल दूंगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट प्रायोरिटी ऐसी देखी जाती है कि न समस्थानिकों पर फिर भी परमाणु क्रमांक सेम हो तो क्या करेंगे, तो जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है उसके साइड वालों को देखो, उसके साइड वालों को में परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो। जैसे कि CH2 यहां भी है, यहां भी CH2 है, बट यहां क्या है NH2 और यहां है OH, तो OH और NH2 में किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ऑक्सीजन को, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। यहां भी CH2 है, यहां भी CH2 है, यहां पर साइड में जुड़ा हुआ क्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, क्लोरीन में से किसको देंगे, क्लोरीन को 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, फिर सेम साइड, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, Z बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से अपन EZ नामकरण और सिस ट्रांस नामकरण करें। तो इसके बाद अपन अपना लास्ट समावयवी पढ़ते हैं, प्रकाशिक समावयवता। तो प्रकाशिक समावयवता में क्या होता है, समान क्या क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, संरचना और बंधन सब कुछ सेम होता है, बट अलग अलग क्या होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जो एक प्रैक्टिकल बात है, एक पोलराइज्ड लाइट आती है उसका जो प्लेन होता है वो चेंज हो जाता है, उस कारण से क्या होते हैं, प्रकाशिक समावयवी बनते हैं। इसमें भी 2 चीजें पढ़नी है, कंडीशन ऑफ OI एंड नामकरण ऑफ OI। तो नामकरण जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ सर हमको पढ़ना है तो कमेंट में बताना, पढ़ा देंगे। बट पहले अपन ये देखेंगे कि कौन OI शो करेगा या नहीं करेगा। तो इसकी शर्त क्या है, यौगिक में किरेलता होनी चाहिए। अब किरेलता का क्या मतलब है, मतलब कि कोई कार्बन बीच में है, उसकी 4 वैलेंसी है, तो चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, जब अलग अलग होंगी तो ऐसे कार्बन को अपन क्या बोल देंगे, ऐसे कार्बन को किरेल कार्बन बोल देंगे। बट क्या किरेलता हो तो वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर शो करे, ऐसा जरूरी है, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, अगर केवल एक किरेल सेंटर, मतलब पूरे कंपाउंड में केवल एक ही किरेल कार्बन है तो वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। बट 2 या 2 से ज्यादा किरेल कार्बन है तो क्या होगा,
देन चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब आपको फिर चेक करना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। कैसे चेक करते हैं अपन एग्जांपल से देखेंगे। मतलब एक किरल कार्बन है तो पक्का वो बताएगा, बट एक से ज्यादा है तो जरूरी नहीं बताए, बता भी सकता है नहीं भी बता। तो इससे पहले अपन एक बात समझते हैं, यहां पर एक बार समझना, अगर एक किरल सेंटर है तो वो जीआई शो करेगा ही करेगा। दो या दो से ज्यादा है तो जीआई शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बट सर क्या अगर जीरो किरल सेंटर हो तो जीआई नहीं शो करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जीरो किरल सेंटर हो फिर भी अगर वो एसिमेट्रिक हो तो वो जीआई शो करेगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जीआई शो करे या ना करे। जब अगर एक भी किरल सेंटर नहीं है तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट है तो वो जीआई शो करेगा। आइए देखते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल, इस एग्जांपल में किरल सेंटर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बट देखो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल, ये एक प्लेन है। इस कंपाउंड को आप बीच में से काटोगे तो आधा ऊपर और आधा नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से मैं काट रहा हूं इसको बीच में से, ये तो ईसोर और ईसोर सेम है, ईसोर और ईसोर सेम है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या इसमें है? हाँ सर, इसको भी बीच में से काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नहीं है भाई, कैसे? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। चेक करो प्लेन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो इसमें क्या है? प्लेन सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। पर ऊपर वाले में देखो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल में है एक वर्टिकल में है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सॉरी मैंने पहले उल्टा बता दिया, मैं खुद चेक करना भूल गया था, तो आप भी भूल सकते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखना तीसरा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। यहां तो पहले ही अलग अलग है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मतलब वो क्या दिखाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। एक फेमस एग्जांपल है लैक्टिक एसिड, तो ध्यान रखना लैक्टिक एसिड भी क्या बताता है? ऑप्टिकल आइसोमर बताता है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ आपको बना के बता दिया है। इसमें ऊपर COOH रहता है, नीचे CH3 रहता है, दोनों में ही, बट एक जगह OH इस साइड रहता है, एक जगह इस साइड, तो इनका नामकरण किया जाता है DL वाला। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लैक्टिक एसिड कौन सी आइसोमर शो करता है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक एसिड भी 3 टाइप की चीजें बताता है, जिसमें एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसको देखोगे तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, बट दोनों आपस में ही क्या है? आइसोमर है। तो जो टार्टरिक एसिड है वो भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, बट कई बार क्या होता है इंटरनल सिमेट्री के कारण वो शो नहीं कर पाता है। तो वो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में इसको डिटेल से बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप एक बार जरूर पढ़े टार्टरिक एसिड और लैक्टिक एसिड को। बाकी जो मेन चीजें थी, जितना मेरे को कवर करना चाहिए था और कम टाइम में जितना कवर हो सकता है उतना मैंने कोशिश की। हर प्रकार की समावयवता मैं आपको सजेशन दूंगा कि ऑप्टिकल आइसोमर आप एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर में बहुत सारी चीजें हैं जिसको पढ़ने के चाहे तो पढ़ सकते हैं। 2 घंटे केवल ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ सकते हैं, बट शॉर्ट में मैंने यहाँ आपको समझा दिया कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं। बाकी अगर डिटेल में अगर आप चाहते हो कि ऑप्टिकल आइसोमर हमको पढ़ा हो सर डिटेल में, तो आप कमेंट में बताना। इस सीरीज को खत्म होने के बाद अपन ऑप्टिकल आइसोमर को डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बट मुश्किल टॉपिक जरूर है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं किया। बाकी क्वेश्चन जीआई से और स्ट्रक्चर आइसोमर से आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। पूरी चीजें मैंने कवर की है आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।